अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1.35 का इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में ₹3.85 का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत ₹255.14 मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल ₹2.61 और मिट्टी का तेल ₹1.48 सस्ता हो गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से अगले 15 रोज़ के लिए होगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1.35 इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में ₹3.85 इजाफा। नई कीमत ₹255.14 मुकर्रर। लाइट डीजल ₹2.61। मिट्टी का तेल ₹1.48 सस्ता हो गया। रवा माली साल के 4 माह FBR को बड़े टैक्स शॉर्टफॉल का सामना रहा। एदाद शुमार सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक अक्टूबर के टैक्स महसूलात में 102 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा। FBR का अक्टूबर का महसूलात का हदफ 980 अरब रुपए था, लेकिन 878 अरब रुपए टैक्स ही जमा हो सके। रवा माली साल के 4 माह में मजमूई शॉर्टफॉल बढ़कर 194 अरब रुपए हो गया। रवा माली साल की पहली सहमाही में FBR को 92 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना था। रवा माली साल के 4 माह FBR को बड़े टैक्स शॉर्टफॉल का सामना रहा। एदाद शुमार सामने आ गए। अक्टूबर के टैक्स महसूलात में 102 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा। FBR का अक्टूबर का महसूलात का हदफ 980 अरब रुपए था, लेकिन 878 अरब रुपए टैक्स जमा हो सके। रवा माली साल के 4 माह में मजमूई शॉर्टफॉल बढ़कर 194 अरब रुपए हो गया। दाम 85 अरब, बोली 10 अरब। PIA निजकारी से फिलहाल बच गई। हुकूमत ने मामला मौखर कर दिया। बड़े इदारे को खरीदने के लिए एक ही कंपनी सामने आई। इसने भी तवक्को से 75 अरब रुपए कम बोली लगाई। बोली का अमल दोपहर 1:30 बजे शुरू हुआ, जो कि शाम 6:30 पर बोली खोली गई। तवक्को 85 अरब की, बोली 10 अरब की। PIA की निजकारी के मामले की बोलती फिलहाल बंद हो गई। The bidding process will stop for today. 33 तैयारे रखने वाली कौमी एयरलाइन की कीमत सिर्फ 10 अरब क्यों लगी? बड़े इदारे की निजकारी में हुकूमत को बड़ी सुबकी। 800 अरब के खसारे में उड़ने वाली एयरलाइन की बोली के लिए सिर्फ एक कंपनी सामने आई। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने 10 अरब की ऑफर की। We have considered जो आपने मैच प्राइस वाला ऑप्शन दिया and we have decided to stand with our price that we have already submitted with due respect. हमारे नज़दीक जो हमने असेसमेंट्स की हैं उसके मुताबिक यही बेस्ट डिसीजन है। एंड अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं करती है तो वी विश ऑल द बेस्ट कि गवर्नमेंट इसको खुद चलाए। हुकूमती उम्मीद और बोली के दरमियान फर्क था 75 अरब का। सोचने का मौका दिया, बोली बढ़ाने का इंतजार किया, लेकिन कंसोर्शियम ने रकम बढ़ाने से माजरत कर ली। इंतजामिया ने कंसोर्शियम की बोली मुस्तरद करते हुए PIA की निजकारी का मामला मौखर कर दिया। PIA की कीमत $1 है। हमने तो फिर भी 10 अरब डॉलर की ऑफ़र कर दी। PIA निजकारी के मामले पर हम समेत तमाम बिडर्स हुकूमत को समझाते रहे कि आपकी तवक्कुआत गलत हैं। हम कौमी मफाद में इस बोली में बैठे हैं। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्ज़िया में खुसूसी गुफ्तगू बोले। साइरस एविएशन को हमने वीज़े कंसल्टेंट हायर किया है। इनकी तजवीज़ थी कि PIA को $1 में ख़रीदा जाए। हमने तो 10 अरब रुपए की ऑफ़र लगाई। लोग ना हमारा ना PIA का मजाक उड़ाएं। जी, हम थ्रू आउट गवर्नमेंट को समझाते रहे कि आपकी एक्सपेक्टेशन गलत हैं और बाकी बिडर्स भी समझाते रहे। इस वजह से वो नहीं आए, बोली में शरीक नहीं हुए। हमने फिर भी ये समझा कि ये एस्पेक्ट सामने लाने के लिए बोली में बैठना जरूरी है। एंड व्हाट वी थॉट वाज फॉर द पर्पस वी ऑफर्ड दैट। रिकमेंडेड कि PIA शुड बी बॉट इन $1 ओनली। अच्छा, $1 की जगह, यानी वो हमें कहा गया था कि 278 रुपए इसकी ऑफर लगाएं, उसकी जगह हमने 10 अरब रुपए की ऑफर इसलिए लगाई कि ना लोग PIA का मजाक उड़ाएं और ना हमारा मजाक उड़ाएं, वरना उसकी रिकमेंडेशन थी कि 278 रुपए में ये एयरलाइन खरीदी जाए। ये रिजर्व प्राइस नहीं थी। रिजर्व प्राइस होती तो गवर्नमेंट उसको प्री बिड अनाउंस करती। दिस वाज एन एक्सपेक्टेशन, दे कॉल इट, दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन, दे डोंट कॉल इट अ रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस होती तो फिर हम बिड लगा ही नहीं सकते थे रिजर्व प्राइस से नीचे। अच्छा,
Reserve price was never announced. PIA की निष्कारी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस बनने लगी। बोली में सिर्फ ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने बोली लगाई जो मांगी गई रकम से 75 अरब कम है। हुकूमत की जानिब से 85 अरब 3 करोड़ रुपए के रेफरेंस प्राइस लगाई गई थी। नाकिस हिकमत अमली, तकनीकी मुशीरों की नाअहली और ना तजर्बेकारी, PIA की निचकारी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। रेफरेंस प्राइस 85 अरब 3 करोड़, लेकिन बोली सिर्फ 10 अरब की लगी। कौमी एयरलाइन की निचकारी का मामला एक दफा फिर इल्तवा का शिकार। 2.25 अरब रुपए भी डूब गए, कौमी खजाना भी खाली हो गया। 1.25 साल पर मुहित अमल बगैर किसी नतीजे के खत्म शुद हुआ। हुकूमत को उस वक्त शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब कौमी एयरलाइन की निचकारी के लिए सजाई गई बोली में सिर्फ एक दहिंदा ने बिड लगाई। इतने अहम और बड़े इदारों की फरोख्त के लिए कम से कम 2 बैनुल अक़वामी बोली दहिंदा होने चाहिए थे। मुशीर किसी गैर मुल्की सरमायाकार से ना राब्ता कर सके, ना ही उनको अपनी तरफ रागिब कर सके। मुल्की कंपनियां निचकारी कमीशन और तकनीकी मुशीर के मुहैया करदा गलत आदाद शुमार और गलत बयानी पर ना ला रहे। PIA के खातों में मौजूदा असासों की मालियत 165 अरब रुपए है, जिसके 60% हिस्से जो निचकारी के लिए पेश किए गए थे उनकी मालियत 92 अरब रुपए बनती है। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम के सरबराह साद नजीर ने PIA की कीमत $1 करार देते हुए 10 अरब की बोली देने को बड़ी बोली करार दिया। यही सूरत हाल इस्लामाबाद एयरपोर्ट के निचकारी के मामले में भी है। किसी एक बोली दहिंदा को फायदा पहुँचाने के लिए पूरी निचकारी का अमल ही दाव पर लगा दिया गया। हुकूमत को अपनी साख को बचाने के लिए PIA और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निचकारी के अमल को शफाफ बनाना होगा। हुकूमत PIA की निचकारी में नाकामी का गुस्सा आवाम पर नहीं उतारे। आलमी मार्केट में कीमतें कम और पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत पर बरस पड़े। ट्वीट किया कि पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी के बजाय उल्टा इजाफा कर दिया। ये अफसोसनाक है और शर्मनाक भी। मौजूदा हुकूमत आवाम और इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि कतर हमारा दूसरा घर है। मंजर नुमाइश के जरिए पाकिस्तान के सकाफती विरसे को उजागर करने का मौका मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में नुमाइश मंजर की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा कि कतर म्यूजियम के जरिए सकाफती सिफारतकारी को फरोग दिया जा रहा है। कतर की क़यादत के 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के अज़म का इजहार किया गया। कतर में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिन ताउन पर गौर। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वसअत देने के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म ने गजा जंग बंदी के लिए कतर की सालिसी इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर के हमरा म्यूजियम का भी दौरा किया। ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। वज़ीर आज़म ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से 1-on-1 मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में नए मुमकिन ताउन पर गौर किया गया। मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर भी जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा जंग बंदी के लिए कतर की कोशिशों को सराहा। कहा कि गजा में फौरी जंग बंदी के बगैर दुनिया में खुशहाली का हुसूल मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर के हमरा कतर म्यूजियम में आर्ट गैलरी का दौरा किया और फनपारों की तारीफ की। इस मौके पर रहनुमाओं के माबेन गैर रिवायती गर्मजोशी देखने में। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। अरियाला जेल में तौहीन अदालत हो रही है। कायदे हज़्र इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि जेल हुक्काम ने कहा है कि अंडरटेकिंग चाहिए, कोई सियासी बात नहीं की जाएगी। हमसे अरियाला जेल का सुपरिटेंडेंट अंडरटेकिंग चाहता है। बानी PTI हमारा कायद है, उनके लिए जान भी हाजिर है। महीने के बाद हमारी सियासी मुलाकात यहाँ पे अपने लीडर से इन्होंने नहीं अलाउ की। गो के कोर्ट में यहाँ पे ऑर्डर्स हुए हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। जेल हुकाम ने और जेल मुलाजमों ने बात की कि जी अंडरटेकिंग चाहिए कि हम लोग कोई सियासी बात नहीं करेंगे। हमसे अडयाला जेल का या सुपरिटेंडेंट ये अंडरटेकिंग चाहता है। हमारा कायद है खान साहब, हमारी जान हाजिर है इस मुल्क के लिए और अपने सियासी पार्टी के लिए और अपने कायद खान साहब के लिए। पंजाब में फितना फसाद की साजिश की गई मगर अब कोई सड़कों पर नहीं आता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तकरीब के खिताब में कहा, सफर कारकर्दगी वाले पंजाब पर बहुतान तराशी करते हैं, अब तुम्हारा इख्तिदार नहीं आने वाला। इनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही है। कि हुकूमत और किसान के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की, पंजाब के अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कराने की, जो कि उनका काम है करना, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो।
اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کبھی حکومت نہیں ملی. حکومت میں آئے تو فتنہ فساد, گالی گلوچ, الزامات, کارکردگی صفر. ہمارے جو مخالفین ہیں اب وہ یہ باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ پنجاب کو دیکھو, ہر روز ایک نیا منصوبہ آ رہا ہے, ہر روز کام ہو رہا ہے, پنجاب آگے بڑھ رہا ہے, پنجاب ترقی کر رہا ہے. تو ہمارے وزیر اعلیٰ کو دیکھو, وہ صرف یہ جلسہ کر لو, یہ حملہ کر دو, یہ جلا دو, مار دو, ہٹا دو, بدتمیزی, بد تہذیبی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ آج ابھی سنی ہے میں نے بات, وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی ہوا چل پڑی. اللہ کے فضل و کرم سے شکر ہے اس کا. کارکردگی میں, عوام کی خدمت میں, ترقی میں مسلم لیگ نون کا پلڑا کل بھی بھاری تھا, آج بھی بھاری ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی بھاری رہے گا. امریکی صدارتی انتخابات میں صرف 4 دن باقی رہ گئے ہیں. کملا اور ڈونلڈ ٹرمپ جیت کے دعوے کر رہے ہیں. کس کی کیا پوزیشن ہے, کون کتنا مضبوط ہے؟ امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی فاروق وڑائچ. جی فاروق, بتائیے گا کیا سچویشن ہے, گراؤنڈ سچویشن کیا ہے؟ ٹرمپ جیت رہے ہیں یا کملا ہیرس, کس کا پلڑا بھاری ہے؟ یہاں پر تو اگر آپ جائزہ لیں, اور یہاں پر جو میڈیا بھی جائزے پیش کر رہا ہے, جو معتبر جہاں پہ جریدے ہیں وہ بھی جو جائزے پیش کر رہے ہیں, اس سے مسلسل 7 سوئنگ سٹیٹس ہیں جن کو بیٹل گراؤنڈز کہا جا رہا ہے, انہی کے اوپر انحصار ہے اس سارے الیکشن کا, اور اس کی جو چابی ہے وہ یہیں سے کہیں سے ملے گی. ان 7 سٹیٹس میں تقریباً درجنوں مرتبہ ٹرمپ اور کمالا دونوں اپیئر ہوئے ہیں. وہ مختلف اقدامات کے ذریعے, مختلف تقاریر کے ذریعے اور مختلف ایسے اعلانات کر رہے ہیں, بیانات دے رہے ہیں جس سے وہ یہ 7 جو ریاستیں ہیں ان کے ووٹرز کو متوجہ کر سکیں. اسی طرح اگر آپ پچھلے دنوں میں دیکھیں تو مشیگن ان میں سے ایک سٹیٹ ہے, بڑی سٹیٹ ہے. وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو مسلمان ہیں, انفلوئنشل مسلمز ہیں, وہ سٹیج پر آئے, انہوں نے ٹرمپ کو انڈورس کیا. اسی طرح کے سٹیپ جو ہیں کمالا نے بھی لیے مختلف جگہوں پہ مختلف بیانات کے ذریعے. تو یہ جو 7 سٹیٹس ہیں یہ بہت اہم ہے. اس وقت کوئی ایسا جائزہ پیش نہیں کیا جا سکتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ پاپولر ووٹ جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ ہے, اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو اس وقت بائیڈن کا جو برڈن ہے آپ کہہ سکتے ہیں, اس کا وہ رکاوٹ ہے کمالا کے لیے, کیونکہ ان کے سامنے وہ برڈن ہیں, وہ پالیسیز ہیں جو 4 سال میں, خاص طور پہ غزہ وار دیکھیں یا روس اور یوکرین کا جو معاملہ ہے, وہ اس 2 جو وارز ہیں ان کو دیکھ کے امریکی ووٹر اس پہ بہت توجہ دے رہا ہے, اور ووٹ کرنے سے پہلے وہ اس پہ ضرور دیکھے گا کہ یہ جو پوزیشن ہے اس کے اوپر دونوں پارٹیز کے جو قائدین ہیں انہوں نے کیا کیا تھا. میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تقریباً 18 کروڑ 65 لاکھ ووٹرز ہیں امریکہ کے رجسٹرڈ, اور ابھی جو ارلی ووٹنگ ہوئی ہے اس میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق 5.5 کروڑ جو ووٹرز ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں. اور ارلی ووٹنگ کے ذریعے درجنوں ریاستوں میں یہ ووٹنگ ہوئی ہے. ابھی بھی دونوں طرف سے جو ٹرمپ ہو یا کمالا ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی کر رہے ہیں. ابھی لاسٹ میں کمالا جو ہیں وہ واشنگٹن ڈی سی میں آئی تھیں, یہاں پر انہوں نے بہت بڑی ریلی سے خطاب کیا تھا. تو انہوں نے اس وقت اپنے خطاب میں جو 6 جنوری 2021 کا جو معاملہ ہوا تھا جب ٹرمپ کے حامی جو تھے وہ کیپٹل ہل پہ حملہ آور ہوئے تھے, انہوں نے اس کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اس شخص کو ووٹ کرنا ہے جو اپنے حامیوں کے ذریعے حملہ آور ہو جاتا ہے, یا آپ نے اس کو ووٹ کرنا ہے جس کی ترجیحات امریکی عوام ہے, یا کہ وہ شخص جو کہ اپنے دشمنوں کی لسٹ بنا رہا ہے. اور اس میں ایک دلچسپ پہلو ہے امریکی الیکشن کا, وہ یہ ہے کہ دونوں طرف بڑے بڑے بزنس مین, بڑی بڑی جو بزنس کمپنیاں ہیں وہ ان کو فنڈ کر رہی ہیں. اگر آپ ایک ایلن مسک کو دیکھیں جو کہ ٹیسلا کے اور ایکس کے مالک ہیں, وہ اس وقت ٹرمپ کی کیمپین میں مختلف بار نظر آئے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ اپنا فنڈز ان کو دیے ہیں, $70 بلین سے زیادہ ابھی تک وہ خرچ کر چکے ہیں. اور ایک یہ کہا بھی جا رہا ہے یہاں پہ کہ اگر ٹرمپ صدر بنتے ہیں تو جو ایلن ہے وہ کسی نہ کسی اہم پوزیشن پر, عہدے پر فائز ہوں گے. دوسری طرف جو کمالا ہیں ان کو بھی بڑی جو ٹیکس سے ریلیٹڈ بڑی کمپنیاں ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, فنڈ کر رہی ہیں. بل گیٹس نے $50 ملین سے زائد دیا. یہاں پہ اخبارات اور چینلز کا بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے اگر امریکی میڈیا کا جائزہ لیں. خاص طور پہ کچھ ابھی 2 دن پہلے اس طرح بھی ہوا یہاں پہ کہ ایک ٹی وی چینل نے یہاں پہ ایک سوئنگ سٹیٹ کے حوالے سے کتنے خرچ ہو چکے ہیں اس مہم میں, ٹوٹلی کتنی رقم خرچ ہو چکی ہے؟ دیکھیے ابھی تو اندازے ہیں. ابھی آج کی ایک دلچسپ رپورٹ یہ ہے کہ ڈیموکریٹس نے ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے ٹرمپ کے اوپر کہ وہ جب
بہت بڑی فنڈنگ انہیں دوسرے ممالک سے بھی ملی ہے، جو کہ انہوں نے یہاں پہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی لی اور بعد میں بھی وہ سلسلہ جاری رہا. یہ رپورٹ ابھی پبلک ہوگی، یہ الزامات چل رہے ہیں. اور ابھی میں آپ کو جو خاص ایک بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ میڈیا بھی یہاں پر تھوڑا سا ڈیوائڈ نظر آتا ہے. یہاں پر اگر امریکی ووٹرز کو دیکھیں تو یہ سوشل میڈیا ان کے اوپر بھی وہ انفلوئنس کرتا ہے. وہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر تھوڑا سا ان کے خدشات رہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا دونوں میں سے کسی ایک امیدوار کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ ان کے جو پیچھے آنرز ہیں وہ کسی ایک پارٹی سے ریلیٹڈ ہیں. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی ایک دو بڑی اخبارات ہیں جو ہمیشہ کسی نہ کسی امیدوار کو انڈورس کرتے تھے. اس دفعہ واشنگٹن پوسٹ کی اگر میں ذکر کروں تو انہوں نے اس دفعہ کسی بھی امیدوار کو انڈورس کرنے سے انکار کر دیا. وہ عام طور پہ ڈیموکریٹس کو انڈورس کیا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید اگر ٹرمپ جیت جاتے تو ان کے لیے مشکلات کا باعث بنتے. اس وقت دونوں کی جو دھواں دھار کیمپین ہے وہ چل رہی ہے. کئی ایک ریاستوں میں مسلمان ووٹر بڑا اہم ہے، جیسا مشیگن میں نے بتایا کہ وہاں پر عرب ووٹر بہت زیادہ ہے. جو ٹرمپ کے جو ایک داماد ہیں جو عرب ہیں وہ بھی اس سلسلے میں بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں. وہ بھی مختلف وفود سنتے ہیں. یہ سلسلہ یہاں پر اس وقت چل رہا ہے کہ 4 روز تقریباً باقی ہیں الیکشن میں. لوگ ایکسائٹیڈ بھی ہیں. کئی ایک جگہوں پہ یہ بھی ہوا کہ جیسا ٹرمپ نے اپنی آخری تقریر میں یہ الزام بھی لگائے ہیں کہ کہیں پہ بیلٹ باکس میں کوئی پرابلم ہے یا کہیں پہ کوئی ووٹنگ میں کوئی فراڈ ہو سکتا ہے، جس کو کہ جس ریاست سے متعلق انہوں نے بات کی اس ریاست کے گورنر نے بالکل ریجیکٹ کیے ہیں وہ الزامات وغیرہ. تو یہ دھاندلی کے الزامات کی بھی کوئی گونج سنائی دیتی ہے. جیسا یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ بتائیے گا کہ کچھ دن قبل بیلٹ باکسز میں آگ لگنے کا واقعہ بھی پیش آیا تھا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، یہ واقعہ پیش آیا تھا جس کے اوپر یہاں پر خدشات تھے. اور اسی سے ملتی جلتی ایک بات یہ تھی کہ ایک ریاست کے 6 جو الیکشن آفیسرز تھے ان کو خط آئے، بالکل وہ خط جس طرح پاکستان میں ججز کو خط ملے تھے جن میں کوئی صفوف تھا، کوئی مادہ تھا، لیکن بعد میں جب وہ ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں نکلی. یہ چیزیں چل رہی ہیں. یہاں پہ پروپیگنڈے کا بھی بڑا اثر ہے. کل کمالا نے اپنے ایکس پہ جو ایک ویڈیو لگائی تھی اس کے حوالے سے لوگوں نے بہت ٹویٹ کیے کہ یہ فیک ویڈیو ہے. انہوں نے ٹرمپ کی ویڈیو ایک لگائی تھی. تو یہاں پر وہ سلسلہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بالکل ایسے ہی چل رہا ہے. اور دوسری طرف میں امریکی انتخابات اور پاکستانی انتخابات کا اگر موازنہ کروں تو آپ کو بڑی دلچسپ ایک بات بتا چلوں کہ ایلن مسک نے ایک اعلان کیا تھا کہ انہوں نے ایک پٹیشن سائن کرنے کا کہا تھا. وہ پٹیشن سائن کرنے والوں کو الیکشن کے روز تک ہر ایک بندہ وہ سلیکٹ کرتے تھے جن کو $1 ملین ایلن مسک کی جانب سے دیا جانا تھا. یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انعام کہہ سکتے ہیں، لالچ کہہ سکتے ہیں ووٹرز کو متوجہ کرنے کے لیے، جس پہ یہاں کے محکمہ انصاف نے ان کو وارننگ بھی دی ہے کہ آپ یہ اس طرح سے نہ کریں. یہ الیکشن کے اوپر اس طرح سے اثر انداز آپ نہیں ہو سکتے پیسے لے کے. تو یہ سلسلہ یہاں پر چل رہا ہے اس وقت اور یہاں پر عوام میں بڑا جوش و خروش ہے. لیکن 2-3 بڑے اہم پوائنٹس ہیں جن کے اوپر یہاں پہ ساری کیمپین کھڑی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ کون آئے گا تو وہ امریکہ کے جو معاشی مسائل ہے وہ حل کرے گا. کون آئے گا تو اسرائیل کی اور فلسطین والی جو وار ہے وہ روکے گا. کون آئے گا تو یہاں پہ جو ایک ابارشن کا مسئلہ ہے اس کے اوپر کمالا کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختیار خواتین کے پاس ہونا چاہیے، جبکہ ٹرمپ جو ہیں وہ ذرا مختلف ہیں. انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ وہ جب اگر آتے ہیں تو یہ والا ابارشن والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر وہ اختیار ریاستوں کو دے دیں گے. تو خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس حوالے سے بھی شاید ٹرمپ سے نالا نظر آئیں کہ ایک یہ ابارشن والا جو پرابلم ہے یہ اپنی جگہ پہ یہاں کی سوسائٹی کے لیے بہت اہم ہے. یہاں پہ لوگ ذرا مختلف طرح سے سوچتے ہیں. تو یہ سلسلہ اس وقت چل رہا ہے امریکی انتخابات کا. ٹھیک ہے، خواتین کی بڑی تعداد کملا ہیرس کے ساتھ نظر آتی ہے. سینئر صحافی فاروق وڑائچ ہمارے ساتھ موجود تھے. سر وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. امریکہ میں رواں سال صدارتی الیکشن مہنگی ترین دوڑ ہونے کا امکان. امریکی تنظیم اوپن سیکرٹ نے انتخابی مہم کے اعداد و شمار جاری کر دی. اعداد و شمار کے مطابق ڈیموکریٹک ریپبلکن اور ان کے حمایتی تقریباً $16 ارب خرچ کر چکے ہیں. مزید جانتے ہیں امریکہ سے ہمارے نمائندے کامران جلانی سے. جی کامران جلانی. جی ہاں، یہ امریکی تاریخ کے مہنگے ترین الیکشن ہے. یہ امریکی الیکشن 2024 میں اب تک جو ہے $15.9 بلین خرچ کیے جا چکے ہیں، جبکہ گزشتہ الیکشن میں انتخابی اخراجات $15.1 بلین کے تھے. حقیقت یہی ہے کہ امریکی دولت مند کاروباری شخصیات اور اداروں نے امریکی صدارتی امیدواروں کاملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اپنی تجوریوں کے دروازے کھول دیے ہیں. اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے سب سے دولت مند ڈونلڈ ٹرمپ کو $75 ملین
दिए गए थे। जबकि इस हवाले से माइक्रोसॉफ्ट के सरबराह मुतमव्विल ताजिर बिल गेट्स भी पीछे नहीं रहे थे। उन्होंने कामला हैरिस को $50 मिलियन इंतखाबी फंड में फराम किए थे। इलेक्शन में दूसरी तरफ जो आउटसाइड ग्रुप्स हैं उनकी जाने से अब तक $2.6 बिलियन खर्च किए गए हैं, जबकि यह रकम $5 बिलियन तक भी जा सकती है। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार कामला हैरिस के अपने हरीफ रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर इस वक्त जो सबकत हासिल है, दर हकीकत उसमें बेशतर सरमाया जो वो जूइश लॉबी की तरफ से लगाया गया है। भारी इंतखाबी फंडिंग के दरपर्दा डोनर्स के कारोबारी मफादात पोशीदा होते हैं, जिसकी वाज़ह मिसाल डोनाल्ड ट्रंप को $75 मिलियन देने वाले एलन मस्क हैं, जो अमरीकी हुकूमत से सालाना $2 बिलियन से ज़ायद का वसूल करते हैं। एलन मस्क के खिलाफ जाहिर है कि 7 केस भी ज़ेरे इल्तवा हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो इन केसों में भी छूट जाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने एक भारी फंडिंग की और इस वक्त नंबर 1 है जिसने सबसे ज्यादा फंडिंग इंतखाबी फंडिंग फराम की है। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और ओकाड़ा से खबर शामिल करेंगे कि थाना ए डिवीजन की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए हैं। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकू शहरी से लूटमार कर रहे थे। मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए हैं। आपको बताएं कि थाना ए डिवीजन की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए हैं। 2 मोटरसाइकिल सवारों पर 4 डाकू शहरियों से लूटमार कर रहे थे। मुलजिमान को देखते ही फायरिंग कर दी है। मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी और फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए हैं। ओकाड़ा से आपको बताएं कि थाना ए डिवीजन की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। बात करेंगे गजा की। इसराइल के गजा में हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 48 फलस्तीनी शहीद, 200 जख्मी। हमास ने गजा में आर्जी जंगबंदी की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। इसराइल के गजा में हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 48 फलस्तीनी शहीद, 200 जख्मी। हमास ने गजा में आर्जी जंगबंदी की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। इसराइल के लबनान पर हमले जारी। आज 4 हमलों में 6 तिब्बी रजाकार शहीद और 4 जख्मी हो गए। इसराइली जारियत में शहीद होने वाले पैरामेडिक्स की तादाद 180 हो गई। 280 जख्मी हो चुके हैं। लबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल के शुमाली इलाके में रॉकेट बरसा दिए। 5 अफराद हलाक और 1 शदीद जख्मी हो गया। हिजबुल्लाह के हमलों में इसराइल में मारे गए अफराद की तादाद 70 हो गई। 35 से ज़ायद सहूनी फौजी भी हलाक होने वालों में शामिल हैं। खेलों की खबरों में आपको बताएं, पाकिस्तानी वाइट बॉल स्क्वाड के मेलबर्न में डेरे। कैंगरूज से पंजा आजमाई के लिए शाहीनों ने पहली आजमाइशी मशक की। शाहीन आफरीदी समेत पाकिस्तान बॉलिंग असलहे खाने के तमाम मोहलिक हथियारों की भरपूर जांच पड़ताल की गई। नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन ने शानदार रिदम के साथ बॉलिंग करके हरीफ को पैगाम दे दिया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला और 1 रोज़ा मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि पीसीबी में तब्दीलियों का अमल तेज हो गया। हाई परफॉर्मेंस सेंटर, इंटरनेशनल क्रिकेट और मीडिया डिपार्टमेंट में भी जल्द अहम तब्दीलियां मुतवक्के हैं। सबसे अहम फैसला COO सलमान नसीर का तबादला है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की जगह ब्यूरोक्रेट को ओहदा सौंपा जाएगा। सलमान को PSL डायरेक्टर का ओहदा संभालने की पेशकश कर दी गई। कराची में दिवाली की रंगारंग तकरीब का आगाज गवर्नर हाउस में हुआ। हिंदू कम्युनिटी के अफराद समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। कराची से मोहम्मद काशान की रिपोर्ट देखिए। रंगों, रोशनियों और खुशियों भरा त्योहार, मेहंदी, चूड़ियाँ, गोलगप्पे, बन कबाब और मजे मजे के पकवान। गवर्नर हाउस कराची में सजी दिवाली की खूबसूरत तकरीब। बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है, बहुत अच्छा इंतजाम हुआ है हमारे लिए। गवर्नर साहब को थैंक यू कहना चाहते हैं। बस दिवाली में बहुत खुश होते हैं, कपड़े लिए हमने, पटाखे बहुत सारे लिए। धन्यवाद करते हैं गवर्नर साहब का। थैंक यू गवर्नर साहब जी, हमें आपने सेलिब्रेट किया दिवाली, हमें बहुत अच्छा लगा। रूस, तुर्किया और बांग्लादेश के कौंसल जनरल भी तकरीब में शरीक हुए। हिंदू कम्युनिटी के चेलाराम, सदर आर्ट्स कौंसल अहमद शाह और नामवर मुसन्निफ अनवर मकसूद ने भी शिरकत की। गवर्नर कामरान खान टिसूरी ने हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद दी। सबसे पहले तो पाकिस्तान में रहने वाली तमाम हिंदू बिरादरी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और मैं समझता हूँ कि आज बड़ा खुशी का दिन है, उनका त्यौहार है जिसे हमने भी यहाँ मुनक्किद किया। उसमें हमने मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरलों को बुलाया और ये चीज़ उनको दिखाई कि हुकूमती सतह पर किस तरह हम अक़लियतों को रिस्पेक्ट करते हैं, उनके त्योहारों को रिस्पेक्ट देते हैं। दिवाली की खुशियों को दुबाला करने के लिए गवर्नर सिंह ने केक काटा। शानदार आतिशबाजी ने तकरीब की रौनक को मजीद बढ़ा दिया। गवर्नर हाउस में दिवाली की तकरीब इस बात का वाज़ेह सबूत है, पाकिस्तान में हर रंग, नस्ल और मज़ाहिब को अपना त्यौहार मनाने की आज़ादी हासिल है। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़ कराची। वक्त ने लिया कड़ा इम्तिहान, दौराहे पर खड़ी है जिंदगी, कश्मकश में उलझे रिश्तों की दास्तान। देखिए बोल कहानी आज रात 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।
बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि बका की जंग खतरनाक हादसे में बच जाने वालों की जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी द डैम इट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 3 जनवरी को रिलीज की जाएगी। बुलेटिन से फिलहाल इतना है। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।